हाय एवरीवन। लास्ट क्लास में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। हमने इस चैप्टर में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। एक्चुअली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती क्या है, हमने इसे बोला था सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती हैं। इस बात पे डिपेंड नहीं करती तो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनकी नेचर क्या है। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो 4 होती हैं। पहली जो हमने देखी थी वो थी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखी थी वो थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखी थी वो थी डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी जो प्रॉपर्टी थी वो थी ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी हमने क्या बात की है, हमने ऐसे बोला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती हैं। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। मैं इस बात को समझाने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ऐसे करते हैं। मान लो ये कंटेनर है, मैं इसमें 1 मोल ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है ग्लूकोज, इसको डिसॉल्व कर रहा हूं। ये कंटेनर है जिसमें क्या फिल है, वाटर फिल है, और इसमें हमने 1 मोल ग्लूकोज है उसको डिसॉल्व कर दिया, घोल दिया है। यहां पे जो सॉल्वेंट है वो मान लो 1 लीटर H2O है। सेम मान लो कंटेनर है जिसमें क्या फिल है 1 लीटर H2O। किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का। अब हमने इसमें क्या डिसॉल्व कर दिया है 1 मोल जो कैन शुगर होता है सुक्रोज C12H22O11। या मान लो ये कोई तीसरा कंटेनर है जिसमें क्या फिल है, पानी फिल है, वो ये 1 लीटर H2O। और अब की बार हमने इसमें क्या डिसॉल्व कर दिया है 1 मोल NH2CO NH2। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज यूरिया। अभी हमने बात की थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, जो सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है। इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि कौन सा सोल्यूट है। हमने 1 मोल ग्लूकोज को डिसॉल्व किया है, हमने 1 मोल सुक्रोज को डिसॉल्व किया है, हमने 1 मोल यूरिया को डिसॉल्व किया है। ये ग्लूकोज है, ये सुक्रोज है, ये यूरिया है। तीनों का जो मोल है वो 1-1 है। 1 मोल का मीन क्या है, जैसे कि मैं बात करूं Na पार्टिकल्स, Na का मीन क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर, वो कितना होता है 6.023 into 10⁻23। वो इतने पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के, मतलब एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल पार्टिकल्स यहां डिसॉल्व कर रहा हूं ग्लूकोज के, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल पार्टिकल सुक्रोज के डिसॉल्व किया मैंने, और एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल पार्टिकल यूरिया के डिसॉल्व किया है। अगर मान लो जो सोल्यूट पार्टिकल्स है उनका नंबर सेम है, एक बात कंफर्म है कि इनकी जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, वो सेम होने वाली है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा सभी प्रॉपर्टीज सेम होने वाली है, ऐसे तो कोई सोल्यूशन होता है उसकी हजारों प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सभी के सभी सेम नहीं होने वाली। बट ये 4 प्रॉपर्टीज है वो सेम होने वाली है। वो 4 प्रॉपर्टीज सेम क्यों होने वाली है, क्यों, सोल्यूट पार्टिकल्स है उनका नंबर अगर सेम है, उनका नंबर सेम है, तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो भी बिल्कुल सेम होने वाली है। उनका जो फॉर्मूला था वो भी शायद तुम्हें याद होगा। जैसे अगर मैं बात करूं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, Pa नोट माइनस P अपॉन Pa नोट। ये किसके इक्वल था, अक्ष B, और अक्ष B क्या है, सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन। दूसरा क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या था डेल्टा TB, ये किसके इक्वल है Kb इंटू M। M क्या है मोलिलिटी। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या है डेल्टा TF इक्वल Kb इंटू Kf इंटू M। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है पाई इक्वल CRT। ये 4 फॉर्मूलाज है।
ये चारों के चारों जो फॉर्मूलाज है वो अप्लाइड होते हैं। कब अप्लाइड होते हैं? अभी हमने देखा कौन कौन सोल्यूट था। एक था यूरिया, एक था शुगर, शुगर मीन C12H22O11, और एक क्या था? ग्लूकोज, वो क्या था? C6H12O6। यूरिया, अगर सोल्यूट यूरिया है, सोल्यूट है वो शुगर है, सोल्यूट है वो ग्लूकोज है, तो ये चारों फॉर्मूलाज होते हैं वो वैलिड होते हैं। मैं सीधा अगर बोलूं, ये समझ, ये जो सोल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मीन क्या हुआ? अगर मैं इनको सोलवेंट में मतलब वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो इनका आयोनाइजेशन नहीं होता। आयोनाइजेशन नहीं होता मींस क्या है? मैं ऐसे बोल रहा हूं, देखो अगर मान लो ये जो सोल्यूट है ये सभी के सभी क्या है? ऑर्गेनिक सोल्यूट है। यूरिया, शुगर, ग्लूकोज ऑल आर ऑर्गेनिक सोल्यूट, और जो ऑर्गेनिक सोल्यूट होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब ये वाटर में ना तो एसोसिएट होंगे ना डिसोसिएट होंगे। एक वर्ड काम में लिया मैंने, ऐसे बोला है मतलब अगर मैं इनको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ना तो ये टूटने वाले हैं, मतलब कोई एक पार्टिकल है वो मोर देन वन, मतलब 2 या 3 या 4 पार्टिकल में नहीं टूटने वाला। जैसे मान लो ये NaCl है, उसका एक मॉलिक्यूल है, इसको वाटर में मैंने डिसॉल्व कर दिया। अभी NaCl की हम बात करेंगे। दो वर्ड काम में ले रहा हूं मैं, एसोसिएशन और एक डिसोसिएशन। एसोसिएट होना मतलब जुड़ना, कंबाइन होना, डिसोसिएट होना मतलब ब्रेक होना, टूटना। ना इनका एसोसिएशन होता है ना इनका डिसोसिएशन होता है। मतलब क्या है? ये जो फॉर्मूलाज है वो वैलिड होंगे। हम बात ऐसे कर रहे हैं, देखना समझना एक बार, अब देखना जो केस लेके आ रहा हूं वो समझने की कोशिश करना। आपकी बार क्या किया है? वही कंटेनर है जिसमें 1 लीटर पानी भरा हुआ है, 1 लीटर H2। ये कंटेनर है जिसमें 1 लीटर H2O इज फिल्ड। अब की बार मैं 1 मोल ऑफ यूरिया इसको डिसॉल्व कर रहा हूं, और यहां पे किसको डिसॉल्व कर रहा हूं? 1 मोल NaCl। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। यहां मैंने यूरिया को डिसॉल्व कर दिया और यहां पे मैंने NaCl को डिसॉल्व कर दिया। अब जो यूरिया और जो NaCl है, वो यूरिया है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मीन ये ना एसोसिएट होने वाला है ना डिसोसिएट होने वाला है। NaCl ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मीन पूरा का पूरा जो 100% है ये डिसोसिएट हो जाता है। समझना, जो NaCl है ये पानी में जाते ही, वाटर में जैसे ही जाएगा ये किस में ब्रेक होगा? Na+ और दूसरा Cl- में। Na+ और Cl- में ये टूट जाता है। NaCl है वो पानी में टूटेगा, किसमें? Na+ और Cl- में ये टूट जाता है। मीन क्या हुआ? देखना, मैंने थ्योरेटिकली NaCl का 1 मोल डाला, मैंने थ्योरेटिकली 1 मोल यूरिया का डाला है। 1 मोल NaCl का थ्योरेटिकली मतलब मैंने डाला है 1 मोल ही NaCl का डाला है। मैं क्या सोचूंगा, यहाँ पे जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी वो 1 मोल के अकॉर्डिंग आएंगी, तो इसकी कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होंगी और इसकी कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होंगी। और अभी तक जो मैंने पढ़ा है उससे मेरी सोच क्या कह रही है? वो ये कह रही है इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। बट NaCl जैसे ही पानी में टूटेगा, ये पानी में डिसोसिएशन हो जाता है। इसका डिसोसिएशन का मीन क्या होता है? टूटना, डिसोसिएट होना, ब्रेक होना। ये देखो NaCl किस में ब्रेक हो रहा है, किस में डिसोसिएट हो रहा है? Na+ में और दूसरा Cl- में ये डिसोसिएट हो रहा है। दैट मींस क्या हुआ? इसका 1 मोल NaCl का 1 मोल, 1 और 1 2 मोल, मतलब इसके 1 मोल को अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है तो इसका 1 मोल है, उससे मुझे कितने मोल मिलने वाले हैं? 2 मोल। मतलब क्या है? मैंने 1 मोल NaCl को डिसॉल्व किया, जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो इस यूरिया के इक्वल नहीं
होने वाले, यूरिया से ज्यादा मिलने वाले हैं। अगर मान लो ये 100% मुद्दा ये नहीं होता कि ये 100% ही पूरा का पूरा, मतलब पूरा का पूरा ही डिसोसिएट हो जाता है। ये कुछ भी डिसोसिएट हुआ, मतलब 1%, 2%, 3%, 10%, मतलब ये डिसोसिएट अगर हो रहा है तो क्या हुआ, जो सोल्यूट पार्टिकल्स का नंबर है वो इंक्रीज होने वाला है। यहां पे जो हमने 1 मोल NaCl मतलब Na एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल पार्टिकल हमने डाले थे, बट प्रैक्टिकली अगर मैं देखूंगा तो यहां पे जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अगर सोल्यूट पार्टिकल का नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। दैट मींस हमने एक मोल डाला और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों इक्वल नहीं हो रही। यहां पे प्रैक्टिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो थ्योरेटिकली से ज्यादा मिलने वाली है। भाई हमने जब एक मोल डिसॉल्व किया है तो हमें जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो एक मोल के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, बट यहां पे एक मोल के अकॉर्डिंग नहीं मिल रही भैया, ज्यादा मिल रही है। अगर ये ज्यादा मिल रही है दैट मींस ये चारों के चारों फॉर्मूलाज है वो भैया इनवैलिड हो गए NaCl के लिए। देखना अभी हमने क्या बोला, ये जो सब्सटेंस है NaCl वो सॉल्वेंट में डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है, इनवैलिड। दिस फॉर्मूलाज आर इनवैलिड फॉर दिस सब्सटेंस। अब क्या करें, अभी एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। Cl3Cl+, what is this एसिटिक अम्ल? जो एसिटिक अम्ल है उसको मैं डिसॉल्व कर रहा हूं कोई वाटर में या बेंजीन में, मैं इसको बेंजीन में डिसॉल्व कर रहा हूं, इसको मैं बेंजीन में डिसॉल्व कर रहा हूं। तो ये जो एसिटिक अम्ल है इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं Cl3 C डबल बॉन्ड OH, ये एक मॉलिक्यूल है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन की 2 होती है। अगर मैं इसको बेंजीन में डिसॉल्व किया मैंने तो क्या होता है, इसके दो मॉलिक्यूल वो कंबाइन हो जाते हैं। एक वर्ड लेके एसोसिएशन, एसोसिएट होना मतलब कंबाइन होना, जुड़ना। वो कैसे जुड़ते हैं, एक मॉलिक्यूल ये रहा और दूसरा मॉलिक्यूल Cl3 C डबल बॉन्ड OH। याद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट, मैंने कहा था फोन और बीच में कौन, हाइड्रोजन। जब इधर भी फोन हो उधर भी फोन हो और बीच में कौन आ जाए, हाइड्रोजन। जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये जो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इससे हो क्या रहा है, इसके दो मॉलिक्यूल वो कंबाइन हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं। दैट मींस क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, मान लो हमने दो मॉलिक्यूल डाले और ये तो दोनों कंबाइन हो गए, किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं, एक की तरह। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं आने वाली, मतलब थ्योरेटिकली हमने दो मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली वो एक मॉलिक्यूल, जो एक मॉलिक्यूल है उसके अकॉर्डिंग आएंगी। इसका मेन क्या हुआ, ये जो फॉर्मूलाज है वो इनवैलिड हो गए। ये फॉर्मूलाज है वो इनवैलिड हो गए, तो हम क्या करेंगे, अब ऐसा नहीं हो रहा, मतलब मैं सब्सटेंस है उनको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। एक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मीन क्या हुआ, जो मतलब जैसे मैं उनको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता हूं, वाटर में डिसॉल्व करता हूं, वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं। दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मेनली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में दिमाग में रखना है, यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज, ये ये सब के सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सोल्यूट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो इनके लिए फॉर्मूलाज है वो इनवैलिड हो गए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ऐसा नहीं हो रहा, मैं इनके लिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसको वापस से पढ़ने जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये जो फॉर्मूलाज है मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, और करेक्शन करके मैं क्या बनाऊंगा, इनको वैलिड बनाऊंगा। इनके लिए जैसे NaCl है या एसिटिक एसिड है, इनके लिए।
तो मुझे करेक्शन करने के लिए मैं फैक्टर काम में लूंगा, उसका नाम था वोंट फैक्टर, वेंट होप फैक्टर। तो अब हम जो हेडिंग पढ़ रहे हैं आज की, अभी तक अगर मैं सीधी बात करूं ना तो मैं ऐसे बोलूंगा, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ऐसे बोल रहा हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसी कहानी होती है जो सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है। ये चार प्रॉपर्टी थी, उनके चार फॉर्मूला हमने पढ़े। मैंने कहा अगर मान लो मैं किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब यूरिया या सुक्रोज, ग्लूकोज, ये सब के सब क्या होते हैं, ना एसोसिएट होते हैं ना डिसोसिएट होते हैं, तो इनके लिए चारों फॉर्मूला थे वो वैलिड थे। बट जैसे NaCl है वो भैया डिसोसिएट होगा, मतलब मैं 1 मोल डालूंगा ये 2 मोल पानी में दे देगा, अगर वो पानी में 2 मोल देगा तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। एसिटिक अम्ल है उसके मॉलिक्यूल है वो सॉल्वेंट में कंबाइन हो जाएंगे, अगर कंबाइन हो जाएंगे दैट मींस क्या है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दैट मींस क्या हुआ कि जो फॉर्मूलाज है वो इनवैलिड हो गए। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको वैलिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो हेडिंग हम डाल रहे हैं उस हेडिंग का नाम जो हमें डील करना है और वेंट होप फैक्टर एंड अबनॉर्मल मास। तो हेडिंग में डाल रहा हूं अबनॉर्मल मास एंड वेंट होप फैक्टर। ये जो वेंट होप फैक्टर है, जैसे अगर मैं मान लो NaCl की बात करूं तो इसके लिए जो वेंट होप फैक्टर आएगी, जो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे I से। I की वैल्यू 2 होती है। जैसे अगर मैं बात करूं यूरिया की तो उसके लिए जो I की वैल्यू होती है वो 1 होती है। वेंट होप फैक्टर क्या है, इसको काम में कैसे लेंगे वो सब हमें पढ़ना है। इस वेंट होप फैक्टर को काम में कैसे लेंगे उससे पहले ये वेंट होप फैक्टर होता है वो होता क्या है वो डील हमें करना है। इसकी सहायता हम लेंगे, इसकी हेल्प लेने वाले हैं उन फॉर्मूला में करेक्शन के लिए। ओके, तो जो वेंट होप फैक्टर होता है ये क्या होता है किसके लिए, पहली बात ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है उसकी एक्यूरेट वैल्यू बताता है। जो वेंट होप फैक्टर है इसको हम काम में क्यों ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनकी जो एक्यूरेट वैल्यू है उसको फाइंड आउट हमें करना है, तो हम इस फैक्टर को काम में ले रहे हैं। सेकंड बात, ये जो फैक्टर होता है वो किसके लिए काम में आता है, सॉल्वेंट के लिए, सोल्यूट के लिए। ये जो फैक्टर होता है वो किसके लिए काम में आता है, सोल्यूट के लिए। इसके 3 फॉर्मूला होते हैं। पहला ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थ्योरेटिकल। जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मीन क्या हुआ, जैसे मान लो NaCl है, मैंने दिमाग में से रखना है NaCl है तो उसको मैंने वाटर में डिसोल्व कर दिया। डिसोल्व करने के बाद में मैं जो ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं तो यही तो है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और जो थ्योरेटिकल, अब हम क्या कर रहे हैं, रेशियो तो ले रहे हैं यहाँ पे। ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो कौन सी है, आफ्टर ऑब्जर्वेशन, और ये क्या है थ्योरेटिकल, मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा है उनका रेशियो वो क्या है I, मतलब वेट ऑफ फैक्टर। अगर मान लो मैं इसको मोलर मास के टर्म्स में लेता हूं तो वैसे बोलूंगा नॉर्मल मोलर मास
अपॉन अब नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल का मीन क्या होगा? थ्योरेटिकल, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन अब नॉर्मल का मतलब ऑब्जर्व्ड मोलर मास। जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है ये अब की बार उल्टा हो गया, मोलर मास के केस में ये इनवर्स हो गया। वो इनवर्स क्यों हुआ वो तो हम थोड़ी देर बाद में समझाएंगे। देखना, पहले हमने इसको देखा, एक फॉर्मूला ये आ गया, एक फॉर्मूला ये आ गया, एक फॉर्मूला और होता है इसका, वो क्या होता है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये अभी हमने देखा एक्चुअली वेन होफ फैक्टर है वो कुछ भी नहीं होता। हमने क्या कर दिया, जो सोल्यूट है उसको डिजोल्व कर दिया। तो आफ्टर डिजोल्व करने के बाद में या जो सोल्यूट है उसको घोलने के बाद में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जो ऑब्जर्वेशन कब करेंगे हम, डिजोल्व करने के बाद में जो करने वाले हैं, तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थ्योरेटिकल, मतलब उससे पहले थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यही तो है। एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद में जो सोल्यूट पार्टिकल्स है उनका नंबर, एसोसिएशन या डिसोसिएशन से पहले उनका नंबर, ये जो रेशियो है, हाँ ये थोड़ा सा इनवर्स होता है। ऊपर क्या है? थ्योरेटिकल मोलर मास मतलब नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है यहाँ पे थोड़ा सा इनवर्स होता है। वो क्यों होता है वो हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये होता है वेन होफ फैक्टर। ओके, तो ये हमने देखा। जैसे अगर मैं बात करूं NaCl, अगर मैं ऐसे मान लूं जो NaCl है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। अब ऐसा नहीं होता हम वाटर में मान लो किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो 100% डिसॉल्व हो जाए। 11th क्लास में हमने देखा था जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली 100% डिसोसिएट हो जाता है, एक वीक मतलब प्रोबेबली 1 to 2% जो डिसोसिएट होता है। हम ऐसा मान रहे हैं 100% डिसोसिएट हो रहा है, NaCl है, अगर ये डिसोसिएट होगा किसमें टूटेगा? Na+ और दूसरा Cl-। इसके लिए जो I की वैल्यू है वो क्या है? अभी देखा हमने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। 1 मोल है तो 1 मोल कितने मोल में टूट रहा है? 1 और 1 2, तो बाद में 2 और पहले कितना है? 1, तो I की वैल्यू कितनी होगी? 2। ओके, अगर मान लो मैं यूरिया की बात करूं तो यूरिया क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ना ये एसोसिएट होता है ना डिसोसिएट होता है, तो इसके लिए वैल्यू कितनी आ गई? 1। अगर मैं तुम्हें बताऊं, देखना जैसे अभी हमने बात की थी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या करती हैं? जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनके नंबर पे डिपेंड करती हैं। अगर वो सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती हैं तो मैं एक बात की तरह क्या कह सकता हूं? मैं ऐसे बोल सकता हूं यहां पे जो NaCl है उसके लिए जो वेन होफ फैक्टर है उसकी वैल्यू कितनी है? 2। इसका मीन क्या हुआ? ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? वो ऐसे बोल रहा है NaCl को मैं जैसे मतलब इसके 1 मोल को डिसॉल्व करता हूं या 1 मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करता हूं तो वो डिसोसिएट होगा, ब्रेक होगा कितने मॉलिक्यूल में? 2 मॉलिक्यूल में। तो अगर मान लो आप 1 मॉलिक्यूल है उसको डिसॉल्व कर रहे हो, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो किसके अकॉर्डिंग मिलने वाली है? 2 के अकॉर्डिंग। यूरिया है ये ना एसोसिएट होता है ना डिसोसिएट हो जाता है, दैट मींस इसकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो 1 डालोगे 1 की तरह ट्रीट करने वाला है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं जो वेन होफ फैक्टर है, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे
जो NaCl है उसके लिए जो I की वैल्यू है वो कितनी आई 2, जो वेंट होफ फैक्टर है उसकी वैल्यू 2 है। इसका मीन क्या हुआ, अगर इसका एक मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो वो किसकी तरह ट्रीट कर रहा है 2 की तरह, दैट मींस उसकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो भी डबल्स हो जाएंगी। तो ऐसे बोल सकता हूं मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और जो वेंट होफ फैक्टर है वो दोनों एक ही चीज है। सेम ही है यहां पे जो I की वैल्यू है वो कितनी है 1 है। जैसे अगर हम एसिटिक अम्ल के केस में बात करूं या बेंजोइक अम्ल लेता हूं, बात है कि C6H5COOH मतलब जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर मैंने क्या लगा रखा है COOH फंक्शनल ग्रुप, इसका नाम क्या है बेंजोइक एसिड। थोड़ी देर पहले हमने देखा था इसके दो मॉलिक्यूल्स वो कंबाइन हो जाते हैं, मतलब C6H5 C डबल बॉन्ड O OH, एक मॉलिक्यूल और C6H5 C डबल बॉन्ड O OH, कौन सा बॉन्ड बनेगा यहां पे H बॉन्ड। मतलब इसके दो मॉलिक्यूल है वो कंबाइन होकर कितना बनाते हैं 1, तो I की वैल्यू 2 मिलकर कितना बना रहे हैं 1, तो बाद में 1 और पहले कितना 2, तो हाफ हो गई ना। दैट मींस अगर इसका जो वेंट होफ फैक्टर है वो हाफ हो गया, दैट मींस क्या हुआ इसकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो भी कितनी हो गई हाफ हो गई। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं जो वेंट होफ फैक्टर है और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो बात एक ही है। अब जो अपने जो फॉर्मूला आते हैं उनमें मैं कैसे करेक्शन करूंगा, मैं ऐसे करेक्शन करूंगा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी पहली कौन सी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथी थी वो ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका फॉर्मूला था PA0 माइनस P अपॉन PA0 इक्वल अक्स बी। इसका फॉर्मूला डेल्टा TB किसके इक्वल था KB इंटू M, डेल्टा TF इक्वल KF इंटू M, तो इसका फॉर्मूला था पाई इक्वल CRT। अभी जो वेंट होफ फैक्टर है उसको मैं कहां प्लेस कर रहा हूं, कहां रख रहा हूं कि इनमें जो फॉर्मूला थे वो वैलिड हो जाए, मुझे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनको दोबारा से पढ़ना ना पड़े। मैंने इसको यहां रख दिया I से ना मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने। अब तुम खुद सोचो जैसे मान लो यूरिया होता तो उसके लिए जो I की वैल्यू वो कितनी होती 1, तो जो फॉर्मूला है उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मान लो NaCl है तो उसके लिए I की वैल्यू कितनी है 2, अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं तो ये जो प्रॉपर्टी है वो भी 2 टाइम्स हो गई ना। सेम अगर मान लो यहां पे रखूं मैं एसिटिक अम्ल की बात करूं तो उसके लिए कितना होता है हाफ, अगर मैंने जैसे इसको हाफ रखा तो ये क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और वो कितना हो गया हाफ। तो ये जो फॉर्मूलाज है अब वो काम करेंगे किसके लिए इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी। ये थोड़ा सा हमने क्या कर दिया तो वेंट होफ फैक्टर है उसको भी हमने क्या कर दिया कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद में थोड़ा सा ये चैप्टर वो लगभग कंप्लीट हो गया। एक हमें थोड़ा सा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है, और एक एजियोट्रोपिक मिक्सर है उसके बारे में और पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।